बड़े बंगले की बहू के छोटे छोटे शौक। शहर के बाहर एक छोटा सा साधारण काका ढाबा है जिसके बाहर 3 पुरानी चारपाइयां बिछी हुई हैं। ढाबे के एक तरफ ईंटों का बना तंदूर लगा है जिससे धीमी आंच की गर्मी और धुआं निकल रहा है। ढाबे के सामने एक चमचमाती हुई लग्जरी कार खड़ी है जिसका बोनट खुला हुआ है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ड्राइवर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए इंजन को ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कार के अंदर सभी लोग गर्मी से बेहाल बैठे हुए हैं, बिंदु रूमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए। इस चिलचिलाती गर्मी में इस खटारा कार को यहीं इसी ढाबे के सामने ही खराब होना था। किसी 5 स्टार होटल के सामने बंद नहीं हो सकती थी। कम से कम हम वहाँ कुछ खा तो लेते, बहुत तेज भूख भी लगी है। राशि पानी की बोतल टटोलती है जो खाली है। हाँ मॉम, और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तुम सब यहीं बैठो, मैं ढाबे से कुछ खाने को ले आता हूँ। विवेक राजीव की तरफ इशारा करते हैं। चल बेटा। विवेक और राजीव कार से उतरते हैं और ढाबे की तरफ बढ़ते हैं। ढाबे के अंदर भी कुछ चारपाइयां बिछी हैं जिन पे एक साधारण से कपड़े पहने संध्या और रोहित अपनी 8 साल की बेटी बिट्टू के साथ बैठे दाल रोटी खा रहे हैं। विवेक और राजीव जैसे ही अंदर घुसते हैं उनकी नजर कैश काउंटर पर पुराना सलवार सूट पहने खड़ी अर्चना पर पड़ती है जो ढाबे के मालिक काका को 100 रुपए का नोट देते हुए। भैया 1 प्लेट मटर पनीर और 2 तंदूरी रोटी लगा दो। काका 100 का नोट लेते हैं और अरे 100 रुपए में सिर्फ हाफ प्लेट मटर पनीर और सिर्फ 2 रोटियां ही आएंगी। चेहरे पर हल्की निराशा, फिर एक धीमी मुस्कान। ठीक है, उतना ही दे दो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं जो मुझे कबाड़ बेचकर मिले थे। मैंने सोचा था आज फुल प्लेट मटर पनीर खाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वही सही। उसके पीछे खड़े विवेक और राजीव उसकी बातें सुन रहे हैं। इस बात से बेखबर अर्चना ऑर्डर देकर पास ही रखी चारपाई पर बैठकर अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगती है। फिर विवेक और राजीव काउंटर के पास जाते हैं और भाई जल्दी से 5 थालियां पार्सल कर दो और 5 पानी की बोतल भी दे दो। छोटू, दोनों ऑर्डर सुन लिया ना, अब जल्दी से काम शुरू कर दे। ऑर्डर देकर वो दोनों एक खाली चारपाई पर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर बिट्टू और उसकी मम्मी पर पड़ती है जो उसे अपने हाथ से दाल रोटी खिलाने की कोशिश कर रही है। नहीं मम्मी, मुझे पनीर ही खाना, मुझे पनीर बहुत पसंद है, मैं ये दाल रोटी नहीं खाऊंगी। बिट्टू, जो मिल रहा है वो खा ले, मैं पर्स घर पर ही भूल आई हूँ। तेरे पापा के पास जितने पैसे थे उतने में दाल ही आ सकती थी। नहीं, मुझे पनीर ही चाहिए, मैं पनीर ही खाऊंगी। बिट्टू के पापा निवाला बनाकर उसके मुंह की तरफ ले जाते हैं और जिद नहीं करते बच्चा, अभी खा ले, कल पक्का तुझे मटर पनीर खिलाऊंगा। बिट्टू हाथ झटक देती है और कल नहीं, आज। तभी छोटू हाफ प्लेट मटर पनीर और 2 रोटियां लाकर अर्चना को देता है। अर्चना का ध्यान रोहित, बिट्टू और संध्या पर था। उसने अर्चना और रोहित की आंखों में बेबसी देखी और मटर पनीर और रोटियां लेकर रोहित के पास पहुंच गई। आप एक काम करिए, ये पनीर आप अपनी बेटी को खिला दीजिए, फिर आप क्या खाओगी? वैसे भी हाफ प्लेट पनीर और 2 रोटी में मेरा पेट कहाँ भरने वाला है, लेकिन बिट्टू का पेट भर जाएगा तो कम से कम कोई तो अपने छोटे छोटे शौक पूरे करे, मैं फिर कभी खा लूंगी। अर्चना प्लेट संध्या को सौंपकर वहां से बाहर निकल गई। विवेक और राजीव हैरान होकर उनकी बातें सुनते हैं। तभी छोटू खाने के पैकेट लाकर उन्हें देता है और वो पार्सल लेकर कार की तरफ बढ़ते हैं और कार के पास पहुंचकर वो पार्सल बिंदु और राशि को दे देते हैं। तभी राज कार का बोनट बंद करके ड्राइवर सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ही विवेक कार में बैठते हैं कार स्टार्ट हो जाती है। बैक सीट में बैठी बिंदु और राशि खोले हुए खाने के पैकेट्स वापस पैक करती है और राइट टाइम पर कार स्टार्ट हुई है, अब हम होटल में ही खाना खाएंगे। ड्राइवर जल्दी से किसी अच्छे से होटल ले चलो। राज होटल की तरफ पर बढ़ा देता। वो लोग कुछ ही देर में शहर के एक लग्जरी होटल में पहुंचते हैं और वहां से खाना खाकर शाम तक घर वापस आते हैं। उनका घर एक ऊंची दीवारों से घिरा एक आलीशान सफेद रंग का बंगला है जिसके मुख्य द्वार पर लोहे का एक भव्य गेट लगा हुआ है। कार जैसे दरवाजे पर पहुंचती है तो दरवाजा खुलता है तो दिखता है कि गेट से लेकर बंगले के दरवाजे तक एक लंबा चौड़ा कंक्रीट का रास्ता जिसके किनारे फूलों की क्यारियां हैं। रास्ते से होती हुई कार बंगले तक पहुंचती है। राज कार से बाहर निकलकर सबसे पहले बिंदु की तरफ का दरवाजा खोलता है। कार से बाहर निकलती हुई बिंदु, फाइनली घर पहुंच ही गए। राजीव, राशि और विवेक भी कार से बाहर निकलते हैं। विवेक बंगले के दरवाजे के पास रखे गमलों में लगे गुलाब के पौधों में लगे गुलाबों में से एक गुलाब तोड़कर सबके साथ हॉल में पहुंचता है। हॉल एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स और पॉट्स से सजा है। हॉल आलीशान और फर्निश्ड है। हॉल की शोभा बढ़ा रही है हॉल में लगी बहुत बड़ी अर्बन स्टाइल वुडन फ्रेम पेंटिंग। वो सभी जैसे ही सोफों पर बैठते हैं तो मीरा और राघव बाहर से हॉल में एंटर करते हैं।
मीरा अपने पर्स से एक छोटा बॉक्स निकालती है और उसमें रखे डायमंड इयररिंग्स निकालकर सबको दिखाते हुए। देखिए डैड, मेरे नए डायमंड इयररिंग्स। मुझे डायमंड इयररिंग्स पहनने का बहुत शौक है। हाँ बहू, सबके अपने अपने शौक होते हैं, तुम्हारे भी है। मैं तो डायमंड इयररिंग्स का पूरा कलेक्शन बनाऊंगी। मेरे पास रेड, ब्लू, येलो हर रंग के डायमंड इयररिंग्स होंगे। मीरा और राघव सोफे पर बैठकर बातचीत जारी रखते हैं। फिर कुछ दिनों बाद विवेक और बिंदु कार से शहर के मार्केट पहुंचते हैं। उनकी कार एक लग्जरी बुटीक के सामने रुकती है। तभी कार में बैठे विवेक की नजर टॉय स्टोर के बाहर खड़ी डिस्प्ले में लगी बारबी डॉल को देख रही अर्चना पर पड़ती है। अरे ये तो वही ढाबे वाली लड़की है। विवेक कार का दरवाजा खोलता है और वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। विवेक बिंदु से कहता है, अरे तुम चलकर कपड़े पसंद करो, मैं 2 मिनट में आता हूं। बिंदु बुटीक के अंदर चली जाती है और विवेक अर्चना की तरफ चल देते हैं। अर्चना डिस्प्ले में रखी जिस गुड़िया को देख रही है उसकी कीमत 1500 रुपए लिखी हुई है। अर्चना अपने लोअर की जेब से 200 का नोट निकालकर उसकी तरफ देखकर, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं बोलने वाली गुड़िया के साथ खेलने का अपना शौक पूरा कर पाती। विवेक कुछ दूर खड़े होकर अर्चना की बात सुन रहे थे। वो अपने कदम अर्चना की तरफ बढ़ाते ही हैं कि तभी स्टोर का दरवाजा खुलता है और रोती हुई बिट्टू अपने मम्मी पापा संध्या और रोहित के साथ बाहर निकलती है। मुझे वही गुड़िया चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद है। बिट्टू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बिट्टू वो गुड़िया 1500 की है, मेरे पास अभी सिर्फ 1300 रुपए ही है। वो गुड़िया तुम्हारे अगले जन्मदिन पर ला देंगे। हाँ, पिछले जन्मदिन पर भी यही बोला था, इस बार भी यही कह रहे हो, मुझे इसी जन्मदिन पर चाहिए। अर्चना उनके पास जाती है झुककर और 200 का नोट बिट्टू को देते हुए, ये लो बेटा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। बिट्टू वो नोट ले लेती है। अर्चना खड़ी होती है और रोहित की तरफ देखकर, भैया अब अपनी गुड़िया को वो डॉल दिला दो। ना हम आपको जानते ना आप हमें जानती, फिर भी आप हमारी मदद क्यों कर रही हो? मेरे अपने छोटे छोटे शौक तो पूरे नहीं हुए। अगर मेरी इस छोटी सी मदद से किसी और के शौक पूरे हो सकते हैं तो क्या अपना और क्या पराया। विवेक उसकी बात सुनता है और, है गरीब, उसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, लेकिन उसकी सोच तो देखो। विवेक सोच ही रहा था कि तभी बुटीक के दरवाजे से बिंदु बाहर झांकती है और, अभी नहीं हुए 2 मिनट आपके। बिंदु की बात सुनकर विवेक बुटीक के अंदर चले जाते हैं और जब तक वो शॉपिंग करके बिंदु के साथ बुटीक से बाहर निकलते हैं तब तक अर्चना वहां से अपने घर जा चुकी होती है, जो कि किराए का एक कमरा है। अर्चना के घर के बाहर बिना पहियों की एक साइकिल और टूटी हुई बाल्टियां पड़ी हैं। घर के अंदर जमीन पर अर्चना अपनी माँ और पिता के साथ आइसक्रीम स्टिक से बना एक आधा अधूरा फोटो फ्रेम लिए बैठी है। गरीबी भी कितनी अजीब होती है ना माँ। एक इंसान अपने छोटे छोटे शौक भी पूरे नहीं कर सकता। मेरा शौक ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं सिर्फ आइसक्रीम स्टिक से ये फोटो फ्रेम बनाना चाहती हूँ, लेकिन इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये फ्रेम बना सकूं। हाँ बेटी, गरीबी एक अभिशाप है। गरीब आदमी अपनी जरूरतें पूरी कर ले वही बहुत है, शौक तो बड़ी दूर की बात है। जिस समय अर्चना अपने मम्मी पापा से बातें कर रही थी उसी समय घर पहुंचकर विवेक बालकनी में खड़े राजीव के पास जाते हैं और उससे अर्चना के बारे में बताते हैं। डैड, आपने उसका नाम पूछा? अरे नहीं, मैंने उससे बात ही नहीं कर पाया। वैसे अर्चना से मिलकर उसके बारे में जानने का मौका राजीव को बहुत ही जल्द मिल गया था। उस दिन वो अपने दोस्त की बारात में भांगना करता हुआ बारात के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी वो सड़क के किनारे ठेले पर अर्चना की मां महिमा के साथ अर्चना को देखता है। राजीव बारात से निकलकर अर्चना के पास जाता है और देखता है हाथ में सूट लिया अर्चना दुकानदार रवि से मोल भाव कर रही है। अरे बहन जी, 500 का सूट 120 में नहीं आएगा, मैं आपको आखिरी 350 रुपए में दे सकता हूँ, इससे कम में मेरा नुकसान हो जाएगा। भैया नुकसान कुछ नहीं, मैं तो 120 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। देना हो तो दो, नहीं तो मैं तो आगे जाऊं। राजीव की नजरें मोल भाव करती अर्चना पर टिकी थी। ऐसे कैसे कर दूं इतना सस्ता? अरे कम से कम 250 तो करो, मेरी लागत तो निकल जाए। देखो भैया, शौक तो मुझे महंगा लहंगा पहनने का है, पर अब क्या करूं, गरीबी मुझे यही पहनने की इजाजत दे रही है। राजीव अर्चना के बगल से जाकर खड़ा हो जाता है और 500 रुपए रवि की तरफ बढ़ाकर, भैया ये सूट आप इन्हें 500 रुपए में ही दो और आप अपना नुकसान मत करो। अर्चना राजीव की तरफ देखती है और, आप कौन हो? और माफ करना, आप कुछ भी कहो उससे पहले ही मैं ऐसा करने की वजह बता देता हूँ। मैं हूँ राजीव। मैंने आपको उस दिन ढाबे में एक बच्ची की मदद करते हुए देखा और मेरे डैड ने टॉय स्टोर के बाहर आपको देखा। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आपसे बात शुरू करने का जो तरीका मुझे सही लगा वो मैंने किया। मैं अर्चना,
और ये मेरी माँ महिमा। तो इस तरह राजीव पहली बार अर्चना से मिलता है और उससे बात शुरू करता है और अर्चना और उसकी माँ के साथ उनके घर भी पहुंच जाता है और अपने घर वापस आकर हॉल में पूरी फैमिली के साथ बैठे विवेक से उसके बारे में बताता है। पापा वो लड़की मिल गई, पापा वो लड़की मिल गई। अरे कौन सी लड़की? वही जो उस दिन ढाबे में मिली थी। अच्छा वो। राजीव उन्हें अर्चना के बारे में सब कुछ बताता है। अरे वो गरीब भले ही है लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, उसके घर वालों का भी स्वभाव बहुत अच्छा है। अरे अगर वो हमारी जैसी अमीर होती तो उसके सारे शौक पूरे हो जाते। कौन लड़की और कैसे शौक? ये तुम दोनों किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? अरे वही लड़की जिसके बारे में जानने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों ना हम उसे अपने घर की बहू बना लें, फिर वो अपने छोटे छोटे शौक पूरे करती रहेगी। क्या गरीब बेटी बड़े बंगले की बहू? तुम सोच भी कैसे सकते हो? क्यों नहीं मॉम, ये जरूरी थोड़ी है कि बड़े बंगले की बहू बड़े घर की बेटी ही बने, गरीब घर की बेटी भी तो बन सकती है। जिसे जो करना है करे। मैंने अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करवाई है, अब तुम जानो और तुम्हारे डैड की, तुम किससे शादी करना चाहते हो? वैसे इस बड़े बंगले में बड़े बेटे और बेटी का माँ से ज्यादा लगाव था और उनका स्वभाव भी माँ जैसा ही था और छोटे बेटे का स्वभाव और लगाव दोनों पिता जैसा था। इसलिए वो दोनों अर्चना से शादी करने का फैसला करके शगुन लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और कमरे में अर्चना के मम्मी पापा से रिश्ते की बात करते हैं। अर्चना शादी करके बड़े बंगले में जाएगी तो वहाँ अपने सारे छोटे छोटे शौक पूरे करेगी। और बड़े शौक भी। अर्चना के मम्मी पापा बड़े बंगले से आए रिश्ते को मना नहीं कर पाते और शगुन ले लेते हैं। राजीव और विवेक को उम्मीद थी कि अर्चना के मम्मी पापा रिश्ते से मना नहीं करेंगे, इसलिए वो पहले से ही सब तैयारी करके गए थे। जल्दी ही अर्चना शगुन में गया, डिजाइनर लहंगा पहने राजीव के साथ होटल के हॉल के मंडप में 7 फेरे लेकर विदा होकर बड़े बंगले में आती है। गृह प्रवेश करके अर्चना जैसे ही हॉल में पहुंचती है तो लकड़ी के फ्रेम के साथ लगी पेंटिंग्स, गमले और झूमर उसका ध्यान खींचते हैं और वो हॉल में खड़े अपनी जेठ जेठानी, नंद, सास और ससुर पर ध्यान ही नहीं देती। बहू क्या देख रही हो? कुछ नहीं ससुर जी, बस अपने महंगे बंगले को देख रही हूँ। बहू बाद में देख लेना, अभी आराम कर लो, अब तुम बड़े बंगले की बहू बन चुकी हो। अर्चना को लेकर राजीव अपने कमरे में चला जाता है। वो भी बंगले की तरह ही आलीशान था, वुडन फ्लोरिंग, मार्बल फिनिश, वुडन वार्डरोब। लेकिन अर्चना का ध्यान बेड पर बिछी रेशमी चादर ने खींचा। राजीव वार्डरोब के सामने खड़ा होकर शेरवानी उतारने लगा और अर्चना के बेड के पास खड़ी होकर रेशमी चादर बार बार छूकर देखने लगती है। राजीव उसे देखता है और अर्चना तुम ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही छूकर देख रही हूँ कि रेशमी कपड़े कैसे होते हैं। सच कहूँ तो मेरा बचपन से बहुत शौक था कि मैं रेशमी कपड़े पहनूं, लेकिन अफसोस। शेरवानी उतारकर बनियान और पजामा पहने राजीव अर्चना के पास आता है और उसके हाथ पकड़कर और अब ससुराल के बड़े बंगले में रेशमी चादर बिछी है। हाँ, और भी बहुत कुछ है यहाँ, तुम अभी आराम करो, वो सब बाद में देखना, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी है। राजीव अर्चना को गले से लगाकर। ठीक है। शाम को अर्चना राजीव की दी हुई पर्पल कलर की साड़ी और गहने पहनकर हॉल में मुंह दिखाई की रस्म के लिए जाती है, जहां पहले से ही उसकी सास, नंद और जेठानी स्टाइलिश लहंगा, साड़ी और वेस्टर्न गाउन में उसी का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में स्टाइलिश लुक में ललिता, प्रभा और कंचन भी पहुंच जाती हैं। वो सभी अर्चना को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जैसे डायमंड ईयर रिंग्स, हार और सोने के कंगन देती हैं, लेकिन उसका ध्यान गिफ्ट्स पर नहीं है क्योंकि उसका ध्यान बार बार दीवार पर टंगी अर्बन पेंटिंग पर जा रहा है। अचानक अर्चना दीवार के पास जाकर पेंटिंग को निहारने लगती है। मीरा अर्चना के पास जाती है और अरे देवरानी जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रस्म अभी खत्म नहीं हुई है। अर्चना पेंटिंग की फ्रेम पर हाथ रखने को होती है लेकिन अपने हाथ रोक लेती है। मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा जेठानी जी, मैं बस इस पेंटिंग को छू कर देखना चाहती हूँ। कितनी अच्छी लकड़ी की फ्रेमिंग है इसमें। छू कर मत देखो, ये बहुत महंगी फ्रेम है, ये लकड़ी इंडिया में नहीं मिलती, बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्चना अपने हाथ पीछे खींच लेती है। ठीक है जेठानी जी, मायके में तो मेरे पास आइसक्रीम स्टिक से फ्रेम बनाने के भी पैसे नहीं थे। आपको पता है मुझे बहुत शौक है आइसक्रीम स्टिक से फोटो फ्रेम बनाने का। पास ही सोफे पर बिंदु के साथ बैठी फ्रूट चाट खा रही ललिता, प्रभा और कंचन अर्चना की बातें सुन लेती हैं और यह कैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आई हो बिंदु आंटी, जो सिर्फ एक फ्रेम देखकर ही खुश हो रही है। और कितने छोटे शौक हैं इसके, आइसक्रीम स्टिक से कौन फ्रेम बनाता है? हाँ, अगर वर्ल्ड के अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खाने का शौक होता तो बात अलग थी। पास ही खड़ी आइसक्रीम खा रही राशि।
मेरी भाभी गरीब है तो शौक भी गरीबों वाले ही होंगे ना। ऐसे शौक तो हम अमीरों के होते हैं। अर्चना उन सब की बातें सुनकर शांत रहती है और मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद उसकी सास, नंद और जेठानी उसे डाइनिंग हॉल में ले जाती। डाइनिंग हॉल पहुंचकर अर्चना पहली बार देखती है हरे जेड की डाइनिंग टेबल जो कि एक सुंदर झूमर के नीचे रखा है, शानदार लकड़ी की बनी डाइनिंग चेयर्स, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान उसे टेबल पर रखी चांदी की क्रॉकरी करती है। अर्चना क्रॉकरी छूकर महसूस करती है। छोटी बहू, तुम क्या कर रही हो? मम्मी जी, आपको पता है मुझे चीनी मिट्टी की प्लेट में खाना खाने का शौक था, पर मैं अपने मायके में शौक पूरा नहीं कर पाई और बड़े बंगले के ससुराल में तो चांदी के चम्मच और प्लेट्स रखे हैं। हाँ, तो इतना खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अब कहाँ आ गई हो। तभी वहां विवेक, राजीव और राघव आते हैं। अरे तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अरे बिंदु, धीरे धीरे बहू को आदत हो जाएगी, अभी तक उसको इन चीजों की आदत नहीं है। तभी वहां शेफ अंजू और नीलम ट्रे में रखकर पनीर पराठा, पनीर बिरयानी, पनीर दो प्याजा, रोस्टेड पनीर, बटर पनीर और तंदूरी रोटी लेकर प्लेट्स और कटोरी में सर्व करती हैं। पनीर की इतनी सारी डिशेस देखकर अर्चना हैरान हो जाती है। वाह, पनीर मेरा फेवरेट। शेफ, आज सिर्फ पनीर की डिशेस क्यों बनाई हैं? तुम्हें पनीर बनाने को किसने कहा था? तुम्हें तो पता है ना कि इस बंगले के लोगों को पनीर ज्यादा पसंद नहीं है। अरे पनीर बनाने को मैंने कहा था, छोटी बहू को पनीर काफी पसंद है, उसे पनीर का शौक है। हाँ, मुझे बहुत शौक है पनीर का, लेकिन आज तक मैं मन भर कर पनीर नहीं खा पाई। आज खाऊंगी। व्हाट नॉनसेंस! क्या तुम इतनी गरीब थी कि कभी पनीर नहीं खा पाई? और ये कैसा शौक है तुम्हारा पनीर खाने का? हाँ, गरीब हूँ तो शौक भी गरीबों वाले ही होंगे। बहू, पनीर पर चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले डिनर कर लो। विवेक की बात सुनकर सब लोग खाना शुरू करते हैं। पनीर देखकर सब बेमन से खाना खाते हैं, लेकिन अर्चना बहुत ही खुशी से। डिनर करने के बाद राजीव अर्चना के साथ बंगले के बाहर गार्डन में टहलने जाता है। वो दोनों बाहों में बाहें डालकर टहल रहे होते हैं। तभी अर्चना की नजर दरवाजे पर रखे बेरंग गमलों पर पड़ती है। वो राजीव को लेकर गमलों के पास जाती है और देखो ना राजीव, ये गमले कितने बेरंग दिखाई दे रहे हैं। राजीव गमलों की तरफ देखता है और हाँ, है तो बेरंग। तुम मुझे कलर लाकर दोगे क्या? कलर? क्या करोगी कलर का? इन बेरंग गमलों में रंग भरूंगी। मुझे बहुत शौक है बेरंग चीजों में रंग भरने का। अच्छा ठीक है, मैं कल दिन में ला दूंगा। वो दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन दोपहर में मीरा के घर से जाने के बाद राजीव अर्चना को वाटर कलर और ब्रश लाकर दे देता है और वो गमलों पर सुंदर ग्रेफिटी बनाने लगती है। पूरी तरह अपने काम में खोई अर्चना को पता ही नहीं चलता कि कब दोपहर से शाम हो जाती है और 3 गमलों में वो ग्रेफिटी बना चुकी होती है और चौथे में शुरू करती है। तभी वहां उसकी नंद राशि के फ्रेंड्स नेहा और सुहानी वहां आती हैं और अर्चना को पेंटिंग करते देखकर रुक जाती हैं। वाह, ये कितनी अच्छी पेंटिंग कर रही है। वो दोनों हॉल में पहुंच जाती हैं, जहां सोफे पर बैठी राशि उन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। उसी ने तो बुलाया था उन्हें। बाहर जो पेंटिंग कर रही है, कौन है वो? अरे वो मेरे ड्राइवर की बहू है। उसे ग्राफिटी का बहुत शौक है। उसे कैनवस नहीं मिल रहा था तो मैंने उसे घर के गमले पेंट करने का काम दे दिया। वो भी खुश और घर के बेरंग गमलों को भी नया लुक मिल जाएगा। वाह, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो तो। अपने कमरे से बाहर आता हुआ राजीव राशि की बात सुन लेता है और उसके पास आकर, राशि, तुम अपनी भाभी के बारे में अपनी फ्रेंड से क्या बात कर रही हो? तभी अर्चना रंगे हाथ और ब्रश के लिए थकी हुई लेकिन खुश हॉल में आती है और राजीव को देखकर, सारे गमले रंगीन हो गए। तभी मीरा बाहर से रंगे गमले देखती हुई वहां आती है और अर्चना के रंगे हाथ देखकर, देवरानी, तुमने सारे गमले रंग दिए, सत्यानाश कर दिया पूरे गमलों का। मैंने ये सारे गमले खास ऑर्डर देकर मंगवाए थे। तभी वहां अपने कमरे से विवेक आते हैं और अर्चना के रंगे हाथ और मीरा की बात सुनकर सारा माजरा समझ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, और गमले आ जाएंगे। तुम्हारी देवरानी जो शौक मायके में पूरा नहीं कर पाई वो यहाँ कर रही है। आखिरकार हमें किस चीज की कमी है कि तुम इतना भड़क रही हो? तभी अर्चना की नजर मीरा के झुमकों पर पड़ती है और मीरा के पास जाती है और, वाह जेठानी जी, आपके झुमके तो काफी अच्छे और काफी महंगे भी लगते हैं। मुझे भी शौक है कि मैं ऐसे झुमके पहनूं, लेकिन ये डायमंड है और गरीबों का ऐसे झुमके पहनने का शौक कभी पूरा नहीं होता। उनकी 7 पीढ़ियां भी ऐसे झुमके नहीं खरीद पाती। हाँ जेठानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो स्टोन वाले झुमकों की बात कर रही हूँ। मतलब तुम्हें शौक भी है तो सस्ते स्टोन वाले झुमके पहनने का। बात बिगड़ती देख, अरे छोटी बहू, अब तुम अपना शरीर साफ कर लो, सूख जाएगा तो आसानी से निकलेगा नहीं। अपने ससुर की बात मानकर अर्चना अपने कमरे में चली जाती है। देखा, बस इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड से भाभी की सच्चाई छुपा रही थी। ये भाभी कम और एम्बेरसमेंट ज्यादा है। चलो कहीं बाहर चलते हैं। मैं यहाँ रहूंगी तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा।
राशि अपनी फ्रेंड्स को लेकर वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और फिर पूरा परिवार रेडी होकर 8 सीटर एसयूवी में मीरा के मायके उसके मम्मी पापा की 30वीं सालगिरह के सेलिब्रेशन में शामिल होने जा रहा होता है। और विंडो सीट पर बैठी अर्चना का ध्यान बाहर के नजारों पर था। तभी बैक सीट पर बैठी उसकी नंद। जरूर भाभी का कोई शौक अधूरा रह गया होगा जो अभी पूरा हुआ है। अर्चना सुनती है पर कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर में वो सभी मीरा के मायके पहुंच जाते हैं। पूरा हॉल फूलों से सजा हुआ है। हॉल के बीच में एक बड़ा एनिवर्सरी केक रखा है। वो सभी केक के पास खड़े मीरा के मम्मी पापा कविता और सुखेंद्र को बधाई देते हैं। अरे 30वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो समधी साहब। सुखेंद्र उन्हें गले से लगा लेते हैं। आप भी अपनी 30वीं सालगिरह ऐसे ही सेलिब्रेट करना समधी जी। हाँ बिल्कुल, बस अब जल्दी से केक काटिए। सुखेंद्र और कविता केक काटकर केक सबको अपने हाथों से खिलाते हैं। फिर सब लोग प्लेट्स में लेकर केक खाने लगते हैं। अर्चना भी प्लेट में केक लेती है और एक कोने में जाकर खड़ी होकर केक की तरफ देखने लगती है। तभी उसके पास मीरा और विवेक आते हैं और बहू क्या हुआ, केक क्यों नहीं खा रही हो? जरूर देवरानी का कोई अधूरा शौक रहा होगा जो अभी पूरा हुआ है। हाँ सही कहा जेठानी जी, महंगी कार की खिड़की से दुनिया देखने का शौक पूरा हुआ है। मीरा के मम्मी पापा अर्चना की बात सुन लेते हैं और उनके पास आकर मीरा को अपने साथ उनसे कुछ दूर ले जाते हैं। बड़े बंगले की बहू और इतने छोटे छोटे शौक। हाँ, देवरानी के छोटे छोटे शौकों की वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ता है, मैं क्या बताऊं। उन दोनों के पीछे आई अर्चना उनकी बातें सुनकर भी अनसुना कर देती है और बालकनी की तरफ चली जाती है। जब वो हॉल में दिखाई नहीं देती तो कुछ देर बाद राजीव और विवेक उसे ढूंढते हुए बालकनी में पहुंच जाते हैं और उसे रोता हुआ देखकर। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं अब बड़े बंगले की बहू जरूर हूँ, लेकिन अभी भी मेरे छोटे छोटे शौक है, तो मैं क्या करूं। हॉल में मीरा और उसके पिता के बीच जो बात हुई वो सब उनको बता देती है। विवेक अर्चना के सिर पे हाथ रखते हैं और बहू तुम चिंता मत करो, एक दिन सब तुम्हें समझेंगे। विवेक के समझाने पर अर्चना आंसू पोंछकर उनके साथ हॉल में वापस आ जाती है। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके वो सभी रात में ही घर वापस लौट जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अर्चना, विवेक और राजीव हॉल में बड़े टीवी पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का क्रिकेट मैच देख रहे थे। तभी वहां राशि और मीरा आती हैं और क्या बोरिंग मैच देख रहे हो? मैंने कहा था कि इतने सालों बाद इंडिया में F1 रेस हो रही है तो वो देखने चलते हैं, लेकिन नहीं डैडी, ये बोरिंग सा मैच लगाकर बैठ गए। अरे नाना जी, इंडिया का मैच कभी बोरिंग हो ही नहीं सकता। मेरा तो शौक है कि मैं एक दिन स्टेडियम में जाकर मैच देखूं। देवरानी, 1000-1500 में मिलने वाला टिकट खरीद कर भी तुम अपना शौक पूरा नहीं कर पाई। समझ नहीं आता कि रोऊं या हंसूं। रोना हंसना बाद में, पहले रेडी हो जाओ। अगर इंडिया जीत गई तो हम सब बाहर डिनर करने चलेंगे। एंड गेस व्हाट, मैच खत्म होने के बाद पूरा परिवार रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी ऑर्डर किए हुए फूड का इंतजार कर रही है। तभी आपको तो पता ही है, मैं ना अपने मायके में मिट्टी के चूल्हे में रोटी सेक कर खाती थी। मुझे बहुत शौक है मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाने का। तुम और तुम्हारे छोटे छोटे शौक। तभी वेटर तंदूरी चिकन, मशरूम बिरयानी, पनीर दो प्याजा, तंदूरी रोटी, रायता, राजमा, चावल और सलाद लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है। तभी अर्चना की नजर सड़क पर खड़े चाट के ठेले पर पड़ती है। चाट? मुझे चाट खानी है। इतना बोलकर वो अपनी प्लेट छोड़कर भागकर चाट वाले के पास चली जाती है और चाट खाने लगती है। सड़क पर सस्ती चाट खाना भी बहू का शौक होगा, है ना? हो सकता है। अर्चना चाट खाकर कुछ देर बाद वापस लौट आती है। हमारे शौक हमें 5 स्टार रेस्टोरेंट की टेबल में बिठाते हैं और देवरानी के शौक उन्हें सड़क पर ले जाते हैं। अपनी जेठानी की बात सुनकर अर्चना के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो बेमन से धीरे धीरे पनीर दो प्याजा और रोटी खाकर सब लोगों के साथ घर वापस लौट आती है। विवेक उसकी उदासी समझ जाते हैं और अगले दिन सुबह पूरे परिवार के साथ हॉल में चाय पीते हुए। काफी दिनों से हम किसी ट्रिप पर नहीं गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक लंबे वेकेशन पर चलते हैं। कौन कहाँ जाना चाहेगा? मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। मैं जापान। मैं तो स्पेस जाना चाहती हूँ। मेरा शौक है मैं चांद को करीब से देखूं। सब अर्चना की तरफ देखते हैं। अर्चना चुप है। अरे छोटी बहू, तुम कुछ नहीं बोली, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं बीच पर जाना चाहती हूँ। ठंडी गीली रेत में नंगे पांव चलना चाहती हूँ, अपने पति के साथ हाथ में हाथ डाले। बाहू, यहाँ स्पेस पर जाने की बात हो रही है और तुम्हारा शौक है रेत पर चलने का। यह भी क्या शौक है तुम्हारा? बात बात पर ताने आखिर अर्चना को तोड़ देते हैं। इस बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। राजीव और विवेक उसके पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि बिस्तर पर बैठी अर्चना रो रही है। बहू, ऐसे रोते नहीं है।
ससुर जी, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे हर छोटे छोटे शौक का ताना दिया जाता है। मैं अब सारे शौक छोड़ दूंगी। मुझे नहीं पता था कि बड़े बंगले की बहू के छोटे छोटे शौक से किसी को परेशानी भी हो सकती है। शौक शौक होते हैं बहू, छोटे या बड़े नहीं। बस इंसान जिस माहौल में रहता है उसके शौक भी उसी के हिसाब से होते हैं। अब बड़े बंगले में रहने वालों को ये बात समझानी पड़ेगी। अगले ही दिन विवेक को अपनी बात अपने तरीके से अपनी बड़ी बहू को समझाने का मौका मिल जाता है। मीरा हॉल की वॉल में एक महंगी पेंटिंग लगा रही थी। तभी विवेक उसके पास जाते हैं और उसकी उंगली में डायमंड रिंग देखकर, बहू ये डायमंड रिंग कब ले ली? मैं वॉल पर इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग लगा रही हूँ और आपका ध्यान मेरी रिंग पर गया। मैं बताना भूल गई थी, अभी परसों ही ली है। कैसी है? मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास बहुत बड़े बड़े डायमंड्स का कलेक्शन है। उनके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। डैड, जिसको जैसा शौक है वो वैसा ही करेगा ना। मुझे छोटे डायमंड कलेक्ट करने का शौक है तो मैं छोटे कर रही हूँ। हाँ, तुम्हारी सोच छोटी है ना, तुम उसके मुकाबले गरीब जो हो। मीरा को सोच में डालकर विवेक हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अजीब बात है, डैड आज कैसी बातें कर रहे हैं। हॉल से विवेक राशि के कमरे में पहुंचते हैं, जहां वो बेड पर बैठी टैब में एस्ट्रोनॉट बनने का प्रोसेस सर्च कर रही है। राशि, क्या कर रही हो? एस्ट्रोनॉट बनने की प्रोसेस सर्च कर रही हूँ। तुम्हें पता है, मेरे फ्रेंड का बेटा, उसे स्पेस एक्सप्लोर करने का इतना शौक है कि वो एक कंपनी ही बना रहा है। वो खुद के रॉकेट से स्पेस जाना चाहता है। कितना कूल है ना? हाँ डैड, कूल तो है। अब उसे शौक है, उसके पास पैसा है तो वो कर रहा है। काश मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मैं भी कंपनी खड़ी कर देती। अच्छा हाँ, मैं भूल गया था कि हर शेर का सवा शेर होता है। डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, तुम प्रोसेस सर्च करो। विवेक अपनी बातों से राशि को भी सोचने पर मजबूर करके वहां से चले जाते हैं। फिर 2 दिनों बाद विवेक अपनी पत्नी, बड़ी बहू और बेटी के साथ हॉल में बैठे थे। राशि, प्रोसेस पता चला या नहीं? और बड़ी बहू, कितने डायमंड कलेक्ट हो गए? वो दोनों विवेक की बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर, अरे तुम्हें पता है, मुझे बचपन में पत्थर कलेक्ट करने का शौक था। अलग अलग छोटे छोटे रंग बिरंगे पत्थर जो नदी की रेत में मिलते हैं, वो वाले। हाँ, तब आप छोटे थे, सस्ते महंगे की समझ नहीं थी, तो आपके शौक भी छोटे थे। अरे तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से समझ गई, क्योंकि वो बात मुझसे जुड़ी है। लेकिन वही बात तुम छोटी बहू की नहीं समझ रही हो, क्योंकि वो गरीब है, इसलिए तुम्हें उसके शौक छोटे छोटे लगते हैं। तुम इस बात को समझो कि जो जिस माहौल में रहता है उसके शौक पसंद या नापसंद उसके हिसाब से ही होते हैं। अच्छा, अब समझी परसों आपकी क्या मतलब थी। और मैं भी समझ गई। समझ गए ना कि शौक छोटे या बड़े नहीं होते। शौक तो शौक होते हैं जिनसे इंसान को खुशी मिलती है। जिस तरह तुम खुश होती हो उस तरह छोटी बहू भी खुश होती है अपने शौक पूरे करके। विवेक की बात वो तीनों अच्छी तरह समझ चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक सब शांत रहते हैं। अर्चना भी अपने छोटे छोटे शौक छोड़ने लगती है। फिर एक दिन जब वो अपने कमरे में रेशम की चादर फोल्ड कर रही थी, तभी उसकी सास जेठानी और नंद उसके पास आती हैं और उसकी सास उसे गले से लगा लेती हैं। छोटी बहू, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम्हारे छोटे छोटे शौकों की वजह से तुम्हें ठेस पहुंचाई। हमने हमेशा अपने शौकों से तुम्हारे शौक कंपेयर किए और ये भूल गए कि जैसे हमारे शौक हैं वैसे शौक तुम्हारे भी हैं। सिर्फ ये सोच कर कि बड़े बंगले की बहू के छोटे छोटे शौक नहीं होने चाहिए। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि शौक जिसके होते हैं उसकी नजरों में वो छोटे या बड़े नहीं होते, बस खुशी पाने का जरिया होते हैं। मीरा अर्चना का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ में फ्लाइट का एक टिकट रखती है। तुम्हें बीच में घूमने का शौक है ना, ये गोवा की टिकट है। राशि भी अर्चना के हाथ में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के मैच की टिकट रखती है। भाभी, आपको स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखना था ना, ये है क्रिकेट मैच की टिकट जो कि गोवा में है। वो मैच पूरी फैमिली एक साथ स्टेडियम में देखेगी। अर्चना उन दोनों को गले से लगा लेती है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़े बंगले के ससुराल में मेरी जेठानी और ननद मेरे शौक पूरे करेंगी। कुछ दिनों बाद मैच वाले दिन पूरा परिवार टीम इंडिया की जर्सी पहने स्टेडियम में पहुंच जाता है और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया मैच में इंडिया को चीयर्स करते हुए इंडिया 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 इंडिया, कम ऑन इंडिया। मेरा शौक था कि मैं स्टेडियम में मैच देखूं और इंडिया को चीयर करूं। आप लोगों ने मेरा शौक पूरा किया। थैंक यू ननद जी, थैंक यू जेठानी जी। अभी एक और शौक बाकी है तुम्हारा। मैच देखने के बाद पूरा परिवार अगले दिन की शाम गोवा बीच पहुंच जाता है और वो सभी नंगे पांव एक दूसरे के हाथ थामे एक गीली रेत में चलते हुए ढलते सूरज को देख रहे हैं। छोटे छोटे शौक भी पूरे होने पर कितनी बड़ी खुशी देते हैं ना। हाँ बहू, और बड़े बंगले की बहू के छोटे छोटे शौक परिवार को एक साथ भी ला सकते हैं।
तो आपने देखा, बड़े बंगले की बहू के छोटे छोटे शौक परिवार को साथ ले आए।